सीधे आज के विषय पर आते हैं। इस विशेष विश्लेषण में हम 2025 के नोबेल पुरस्कारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सच मानिए, ये सिर्फ मेडल या सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये वो सॉल्यूशंस हैं जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल चुनौतियों को हल कर रहे हैं। इन पुरस्कारों के पीछे का विज्ञान और विचार हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे, आइए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। नोबेल की हिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर मेडिसिन की सफलताओं को समझेंगे, उसके बाद क्वांटम और केमिस्ट्री के मैजिक की ओर बढ़ेंगे, फिर पीस और लिटरेचर, और आखिर में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की इकोनॉमी। एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों और सभी जिज्ञासुओं के लिए ये बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। 2025 नोबेल लेगेसी, मतलब ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ था? अगर हम टाइमलाइन देखें तो कहानी 1895 में शुरू होती है, जब डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल ने अपनी वसीयत में इन पुरस्कारों की नींव रखी थी। 1901 में पहली बार मूल रूप से केवल 5 प्राइज दिए गए थे। और एक दिलचस्प बात, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स वाला पुरस्कार ओरिजिनल नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इस प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान की सफलताएं। इस बार का नोबेल एक ऐसे रहस्य को सुलझाता है जब हमारा शरीर खुद का ही दुश्मन बन जाता है। चिकित्सा विज्ञान में जिन 3 शानदार वैज्ञानिकों ने यह मुकाम हासिल किया है, वे हैं मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। इन तीनों ने मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके को लेकर एक क्रांतिकारी खोज की है। इनकी रिसर्च रेगुलेटरी टी सेल्स और FOX3 जीन के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये रेगुलेटरी टी सेल्स क्या बला है? नाम थोड़ा भारी है, लेकिन काम बहुत सिंपल है। ये हमारे शरीर में एक ब्रेक की तरह काम करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से तो बचाता है, लेकिन कभी-कभी गलती से हमारे ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लगता है। ये टी सेल्स उसी अटैक को रोकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर ये ब्रेक्स ना हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टाइप 1 डायबिटीज जैसी गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये खोज एक दिन का काम नहीं थी। 1995 में साकागुची ने इन सेल्स की पहचान की। सालों बाद 2011 में ब्रैंको और रैम्सडेल ने पता लगाया कि FOXP3 नाम के जीन में गड़बड़ी होने से ही ये बीमारियां होती हैं। और फिर 2013 में साकागुची ने इन दोनों कड़ियों को जोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि यही FOXP3 जीन इन सेल्स के विकास को कंट्रोल करता है। ये खोज भविष्य के इलाजों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, क्वांटम और केमिकल इनोवेशंस। विज्ञान की दुनिया में यह हिस्सा सच में किसी जादू से कम नहीं है। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस ने कमाल कर दिया है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो पहले असंभव माना जाता था। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक नियमों को हमारी बड़ी मैक्रोस्कोपिक दुनिया के सर्किट्स में अप्लाई करके दिखा दिया। इसे एक सिंपल तुलना से समझते हैं। नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स में अगर एक बॉल को पहाड़ी के पार जाना है तो उसे ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया के नियम अलग हैं। वहां एक पार्टिकल बिना पहाड़ी चढ़े सीधे एक सॉलिड दीवार के आर पार निकल सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जादुई टनल बन गई हो। इसी को क्वांटम टनलिंग कहते हैं, जिसे इन वैज्ञानिकों ने बड़े स्तर पर साबित किया है। क्वांटम दुनिया का एक और मजेदार नियम है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एक रैंप के बारे में सोचिए, वहां कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है। ये कंटिन्यूअस एनर्जी है। लेकिन क्वांटम लेवल पर ऊर्जा सीढ़ियों की तरह होती है। हम सिर्फ कुछ फिक्स्ड स्टेप्स पर ही खड़े हो सकते हैं, बीच में नहीं। इन अद्भुत खोजों की वजह से ही आज हम सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जरा केमिस्ट्री के तरफ रुख करते हैं। सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, इन 3 दिग्गजों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क या शॉर्ट में कहें तो MOF के डेवलपमेंट के लिए ये प्राइज जीता है। तो ये MOF आखिर है क्या? असल में जब हम इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए 3D इमेजेस के साथ रियल फोटो देखते हैं तो ये एकदम किसी स्पंज जैसी क्रिस्टल संरचना लगती है। इसमें कुर्सी के पैरों की तरह मेटल के आयन होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। इनका इंटरनल सरफेस एरिया इतना विशाल होता है कि सिर्फ 1 ग्राम MOF में पूरा का पूरा एक फुटबॉल ग्राउंड समा सकता है। इसके रियल वर्ल्ड फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। ये फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है, भविष्य के स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कर सकता है, और तो और ये रेगिस्तान की सूखी हवा से भी पीने का पानी निकाल सकता है और दूषित पानी को बिल्कुल साफ कर सकता है।
सच में ये इंसानियत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए हार्ड साइंस से बाहर निकलकर अब सेक्शन 4 यानी शांति और साहित्य की ओर चलते हैं, जहां मानवीय संघर्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात होती है। इस बार साहित्य के लिए हंगरी के लाज़लो क्रास्नाहोर्काई और शांति के लिए वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। साहित्य का नोबेल जीतने वाले लाज़लो क्रास्नाहोर्काई की राइटिंग स्टाइल बहुत ही अनूठी है। उनके वाक्य इतने लंबे होते हैं कि कई बार एक पूरा पन्ना ही सिर्फ एक वाक्य होता है। वे मुख्य रूप से निराशा और अराजकता जैसे भारी विषयों पर लिखते हैं। उनकी सबसे मशहूर रचना सैटर्न टैंगो का प्रभाव इतना गहरा था कि उस पर 7 घंटे लंबी एक कल्ट क्लासिक फिल्म तक बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर शांति पुरस्कार वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान सुमेट नामक संगठन के जरिए वेनेजुएला में लोकतांत्रिक शासन, मानव अधिकारों और निष्पक्ष चुनावों के लिए उनके ऑब्जेक्टिव और शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए मिला है। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट भी याद रखने लायक है। बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। अब इन सब बातों के बीच एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न दिमाग में आता है। वास्तव में कोई भी नया इनोवेशन या विचार किसी पूरी अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाता है? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अंतिम सेक्शन में मिलता है, रचनात्मक विनाश के अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अर्थशास्त्र का नोबेल जोएल मोकिर, फिलिप अघियान और पीटर हॉविट ने जीता है। अघियान और होविट ने रचनात्मक विनाश का शानदार मैथमेटिकल मॉडल पेश किया, जबकि मोकिर ने बताया कि लगातार ग्रोथ के लिए कौन सी पूर्व शर्तें जरूरी होती हैं। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आखिर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो जब कोई नई तकनीक आती है तो वो पुरानी तकनीक को पूरी तरह से मार्केट से बाहर कर देती है, यानी उसका विनाश कर देती है, और इसी से मार्केट की ग्रोथ होती है। उदाहरण के लिए जैसे आज डीजल और पेट्रोल वाली कारों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही हैं। जब पुराना खत्म होता है तभी नया अर्थव्यवस्था को आगे ले जाता है। लेकिन यहीं पर जोएल मोकिर ने एक बहुत ही अहम बात जोड़ी। उन्होंने समझाया कि केवल नई तकनीक का आना ही काफी नहीं है। किसी भी समाज के विकास के लिए उसका नए विचारों के प्रति ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी समाज में साइंटिफिक समझ की मजबूत नींव नहीं है और नए विचारों को अपनाया नहीं जाता, तो कोई भी इनोवेशन वहां टिक नहीं सकता। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। अब एक बार इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम सर्किट से लेकर हवा से पानी बनाने वाले MOFs और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के इकोनॉमिक मॉडल तक 2025 की इन शानदार खोजों में से कौन सी सफलता इंसानियत के भविष्य को सबसे ज्यादा बदल कर रख देगी? ये सिर्फ प्राइज नहीं है, बल्कि ये वो आइडियाज हैं जो हमारी दुनिया का कल तय कर रहे हैं। इस पूरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा जिज्ञासु बने रहें।